नमस्कार। आज हम चलेंगे समय में पीछे, एक ऐसी यात्रा पर जहां हम प्राचीन भारत के दो सबसे बड़े ज्ञान के केंद्रों की तुलना करेंगे, तक्षशिला और नालंदा। ये सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये वो रोशनी के मीनार थे जिन्होंने सदियों तक दुनिया को रास्ता दिखाया। ये सोचना भी कमाल का है ना, कि आज से हजारों साल पहले, जब दुनिया के कई हिस्सों में ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट भी नहीं था, तब भारत में तक्षशिला और नालंदा जैसे ग्लोबल नॉलेज हब्स थे। ये वो जगहें थीं जहां दूर दूर से, मतलब बेबीलोन, ग्रीस और चीन जैसी जगहों से स्कॉलर्स और स्टूडेंट ज्ञान की तलाश में आते थे। तो चलिए देखते हैं कि इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम इन दोनों महान संस्थानों का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उनके समय और स्ट्रक्चर में जो बड़ा फर्क था उसे समझेंगे। हम ये भी जानेंगे कि वहाँ पढ़ाया क्या जाता था, उनका असर दुनिया भर में कैसे फैला और आखिरकार उनका अंत क्यों हुआ। और हाँ, अंत में हम देखेंगे कि उनकी विरासत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं। ये दोनों नाम, तक्षशिला और नालंदा, एंशिएंट इंडियन एजुकेशन के पिलर्स माने जाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये एक दूसरे से बहुत बहुत अलग थे। सबसे पहला और बुनियादी फर्क तो इनकी पहचान में ही था। देखिए, तक्षशिला कोई एक सिंगल यूनिवर्सिटी नहीं थी, बल्कि वो ज्ञान का एक पूरा शहर था, एक हब जहां अलग अलग आचार्य अपनी अपनी पाठशालाएं चलाते थे। इसके ठीक उलट नालंदा दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, एक बहुत बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड कैंपस जिसे महाविहार कहा जाता था। अब बात करते हैं इनके बीच के सबसे बड़े अंतरों में से एक की, इनका समय और इनकी बनावट। और ये बहुत दिलचस्प है। ये टाइमलाइन एक हैरान करने वाली बात बताती है। तक्षशिला बहुत ही प्राचीन संस्था थी, इतनी पुरानी कि जब नालंदा की स्थापना हुई उससे लगभग 1000 साल पहले से तक्षशिला मौजूद थी। सोचिए, जब 5वीं सदी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त ने नालंदा की नींव रखी, उस वक्त तक तो तक्षशिला हूणों के हमलों की वजह से खत्म होने की कगार पे पहुंच रहा था। मतलब ये दोनों संस्थाएं अपने चरम पर लगभग अलग अलग युगों में थी। और इनकी बनावट में तो जमीन आसमान का फर्क था। ऐसे समझिए कि तक्षशिला में एडमिशन किसी यूनिवर्सिटी में नहीं, बल्कि सीधे किसी महान गुरु के पास होता था, जैसे चाणक्य या पाणिनि। हर गुरु अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन था। वहीं दूसरी तरफ नालंदा आज की किसी बड़ी आइवी लीग यूनिवर्सिटी जैसा था, एक विशाल कैंपस, लेक्चर हॉल्स, हॉस्टल्स और एक ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ एक ही जगह। चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं कि इन महान केंद्रों में क्या और कैसे पढ़ाया जाता था। यहाँ पढ़ाई की पूरी फिलॉसफी ही अलग थी। तक्षशिला में गुरु शिष्य परंपरा ही सब कुछ थी, जहाँ हर छात्र पर पर्सनल अटेंशन दिया जाता था। कोई एग्जाम या डिग्री नहीं, गुरु की संतुष्टि ही ग्रेजुएशन थी। लेकिन नालंदा, अरे नालंदा में एडमिशन लेना कोई मजाक नहीं था। गेट पर ही द्वार पंडित एक बहुत मुश्किल ओरल एग्जाम लेते थे और कहते हैं कि 10 में से सिर्फ 2 छात्र ही उसे पास कर पाते थे। ये उस जमाने का सबसे टफ एंट्रेंस एग्जाम था। तक्षशिला का सिलेबस पूरी तरह से प्रैक्टिकल था, मतलब वो चीजें जो असल जिंदगी में काम आए। ये वो जगह थी जहां राजकुमार युद्ध कला सीखते थे, जहां चरक जैसे वैद्यों ने आयुर्वेद को समझा और जहां चाणक्य ने अर्थशास्त्र जैसा ग्रंथ लिखा। यहाँ ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं था, बल्कि ये जीने की कला सिखाने वाली जगह थी। वहीं नालंदा का फोकस ज्यादा एकेडमिक और फिलोसॉफिकल था। हाँ, इसका आधार महायान बौद्ध दर्शन था, पर यह सिर्फ एक मठ नहीं था। यहाँ के विद्वान लॉजिक पर घंटों बहस करते थे, आर्यभट्ट की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए एस्ट्रोनॉमी और मैथ्स पर काम करते थे, और यहाँ तक कि हिंदू धर्म ग्रंथ यानी वेदों का भी अध्ययन होता था। ये सच में हर तरह के ज्ञान का एक संगम था। जरा इसके स्केल की कल्पना करके देखिए। एक लाइब्रेरी जो 3-3 मल्टी स्टोरी इमारतों में फैली हो, जिसका नाम ही ज्ञान का पर्वत हो। कहते हैं कि जब हमलावरों ने इसे जलाया तो ये महीनों तक जलती रही। ये ज्ञान के एक ऐसे समंदर का विनाश था जिसकी आज हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। इन दोनों ही विश्वविद्यालयों ने पूरी दुनिया पर अपनी गहरी छाप छोड़ी, लेकिन इनका अंत अलग अलग वजहों से हुआ। उनकी लोकेशन ने भी उनके इन्फ्लुएंस के एरिया को तय किया। तक्षशिला जो उत्तर पश्चिम में था, सिल्क रूट पर एक जरूरी स्टॉप था। इसने उसे बेबीलोन, ग्रीस और पार्शिया जैसी वेस्टर्न एम्पायर्स के लिए ज्ञान का एक नेचुरल गेटवे बना दिया। वहीं पूर्व में मौजूद नालंदा
समुद्री रास्तों के ज्यादा करीब था, जिसकी वजह से ये चीन, कोरिया, जापान और पूरे साउथ ईस्ट एशिया के बौद्ध विद्वानों के लिए एक तीर्थ बन गया। इनका पतन भी एक साथ नहीं हुआ। तक्षशिला का पतन 5वीं सदी में हूणों के हमलों से धीरे धीरे हुआ। वहीं नालंदा का अंत लगभग 700 साल बाद 12वीं सदी में हुआ। पहले तो इसे राजाओं का संरक्षण मिलना कम हो गया और फिर बख्तियार खिलजी के तुर्क हमलावरों ने इसे जलाकर राख कर दिया। ये दुख की बात है कि ज्ञान के ये दोनों महान केंद्र अलग अलग समय पर लेकिन हिंसा के कारण ही खत्म हुए। तो इन महान ज्ञान केंद्रों की कहानी से हम आज क्या सीख सकते हैं? चलिए इनकी विरासत को थोड़ा और समझते हैं। ये टेबल असल में पूरी चर्चा का निचोड़ है। तक्षशिला प्राचीन डिसेंट्रलाइज्ड और प्रैक्टिकल एजुकेशन का केंद्र था और नालंदा मध्ययुगीन सेंट्रलाइज्ड और एकेडमिक ज्ञान का महाविहार। एक ने गुरु शिष्य परंपरा पर जोर दिया तो दूसरे ने एक ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी सिस्टम बनाया। 10,000। जरा एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। अपने पीक पर नालंदा एक छोटे मोटे शहर जैसा था जहां 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक रहते थे। ये आज की किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी के बराबर है और ये सब आज से 1500 साल पहले हो रहा था, बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के। ये नालंदा के ग्लोबल स्टेटस का एक जीता जागता सबूत है। और अच्छी बात यह है कि नालंदा की कहानी राख पर आकर खत्म नहीं होती। इसकी विरासत इतनी पावरफुल है कि 2014 में कई एशियाई देशों के सहयोग से इसे एक मॉडर्न इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के रूप में फिर से जिंदा किया गया है। ये इस बात का सबूत है कि ज्ञान की लौ को हमेशा के लिए बुझाया नहीं जा सकता। और अंत में एक सवाल, आज की हमारी एजुकेशन सिस्टम को इन दो मॉडलों से क्या सीखना चाहिए? क्या हमें तक्षशिला की तरह पर्सनल गुरु शिष्य परंपरा पर फोकस करना चाहिए या फिर नालंदा की तरह एक स्ट्रक्चर्ड एकेडमिक सिस्टम बेटर है? शायद असली जवाब इन दोनों में से किसी एक को चुनने में नहीं, बल्कि इन दोनों महान परंपराओं के बीच एक बैलेंस ढूंढने में है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।